हेलो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था थर्ड चैप्टर का वो उदारीकरण का। सरकार ने जो प्रतिबंध लगाई हुई थी लाइसेंस व्यवस्था या संरक्षित की थी या आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में की थी, और कृषि में तो सुधार हुआ था। उसके कारण हम लोगों को आत्मनिर्भर हो गए थे कृषि में, लेकिन उद्योग में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके कारण यहाँ पर संकट का सामना करना पड़ा था। और 1991 में 15 दिन का विदेशी भंडार बचा हुआ था। पेट्रोलियम आयात के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस समय लोन लेने की सरकार का व्यय ज़्यादा हो रहा था। युद्ध में खर्च हुआ था। 1971 में युद्ध हुआ था हम लोग के साथ बांग्लादेश से, और कई और युद्ध हुए थे, जिसके कारण खर्च बढ़ गई थी और सरकार को व्यय ज़्यादा हो रही थी। तो उस समय आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को कुछ नई आर्थिक नीति अपनानी थी। तो 1991 में सरकार ने 3 आर्थिक नीतियाँ अपनाई: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण का हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें सरकार जो प्रतिबंध लगाई हुई थी वो पूरी तरह खोल दी। अब नए उद्योग आ सकते थे, अब उनकी लाइसेंस व्यवस्था भी ख़त्म कर दी गई, और जो लघु उद्योग को संरक्षित की गई थी उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया। कुछ जैसे कुछ वस्तु थे उसके लिए लघु उद्योग ही उत्पादन कर सकते थे, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। और अब दूसरा देखते हैं निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व का प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। मतलब जो सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र को पहले अपने हाथ में ली हुई थी उसका त्याग करना, और सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियां में परिवर्तित करना। और ये 2 प्रकार से सरकार करती है निजी क्षेत्र में परिवर्तन। पहले सरकार सार्वजनिक स्वामित्व के जो कंपनी होती है उसके प्रबंधन से बाहर निकल जाती है, और दूसरा सार्वजनिक प्रबंधन धीरे धीरे करते करते बाहर निकल जाती है। और दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है तो कंपनी है, तो उसको निजी क्षेत्र में बेच दिया जाता है। तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यमों द्वारा जन सामान को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। मतलब कोई उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो उसमें सरकार अपना निवेश घटाने लगती है और वो धीरे धीरे करके पीछे हटती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं। और सरकार के अनुसार इस प्रकार बिक्री का मुख्य ध्येय उस बिक्री का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, पैसा अर्जित करना मेन मोटिव होता है। तो और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग और इनका प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावात्मक सिद्ध होगा। निजी क्षेत्र के हाथों में आ जाएगा तो उसका आधुनिकीकरण होगा और अच्छा रोजगार उससे ज़्यादा सृजन होगा। वो अपने उद्योग में नए नए सृजन खोज करेंगे, अपने नए विचार, नए इनोवेशन लाएंगे। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जा रहा है घाटा में, तो सरकार सोचती है इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे। तो प्राइवेटाइजेशन 2 प्रकार से होती है। पहले तो सरकार वो सोचती धीरे धीरे उसमें भी निवेश करती, यानी कि पहले जो निवेश करती थी उससे धीरे धीरे हटती है। और एक होता है सीधा निजी हाथों में बेच दिया जाता है। और सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। निजीकरण करेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी लोग यहाँ आएंगे, तो उससे निवेश यहाँ पर होगा। अभी भी होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो विदेशी कंपनी यहाँ पर निवेश करती है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्ता प्रदान कर उनकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया है। सरकार ने 3 प्रकार का सार्वजनिक उपक्रमों को कैटेगरी में रखी है। एक तो है महारत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है लघु रत्न। देखते हैं इसमें क्या क्या इस कैटेगरी में रखने के लिए कौन कौन से मानदंड फुलफिल करना पड़ता है, तो देखते हैं। वैश्वीकरण
वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनी व विदेशों में अपने वैश्वीकरण का प्रभाव दिया हुआ है। तो निजीकरण तो देख लिए, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण के कारण अब सरकार तीसरा जो कदम उठाई थी वो था वैश्वीकरण। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश का बाजार को पूरे देश के बाजार के साथ मिक्स करना, मतलब बाजार पूरे देश के बाजार के साथ एकीकरण करना, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनी भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी है। मतलब यहाँ की कंपनी भी अब बाहर में जाकर वहाँ पर विदेशों में कंपनियाँ स्थापित करती है। उदाहरण के लिए ONGC विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक सहायक तेल और प्राकृतिक निगम है जो तेल और गैसों की खोज में लगी हुई है। ONGC वो जो विदेशों में भी काम करती है और ये तेल और प्राकृतिक गैस का खोज करती है और 16 देशों में ये उत्पादन परियोजनाएं लगाई हुई है। और जो पहला उद्योग लगा हुआ था स्टील का, टाटा स्टील 1907 में स्थापित हुआ था। वो एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्य करती है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। मतलब 26 देशों में अपना कार्य को रखी हुई है और 50 देशों में उनका सामान सप्लाई होता है। और जो होता है ना स्टील कंपनी, तो 10 सबसे बड़े स्टील कंपनी में उनका स्थान है, टाटा स्टील का। यह अन्य देशों में लगभग एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय है और ये लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए छोटी कंपनी थी, लेकिन आज दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र है। मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव यह हुआ कि यहाँ की कंपनियाँ विदेशों में अपना काम को पसारे हुए है और नाम कमा रही है और मतलब पूंजी जनरेट कर रही है। और देखते हैं वैश्वीकरण यदि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पूरे देश के बाजार के साथ मिलाना, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो यह एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और मतलब एक दूसरे को परस्पर निर्भर बनाना, यानी कि आत्मनिर्भरता अपने देश में ही उत्पादन किए, अपने देश में ही उपभोग किए। वैसा नहीं, वैश्वीकरण का मतलब हम दूसरे देश में भी उपभोग किए और दूसरे देश में भी उत्पादन किए, दूसरे देश में भी निवेश किए और निर्यात किए और आयात किए। वैसा विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना, इसके अंतर्गत आर्थिक सामाजिक मतलब वैश्वीकरण होने से आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है। मतलब इससे वैश्वीकरण होने से आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक सीमाएं भी मिलती है एक दूसरे से। और वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत में के घटनाओं पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। मतलब अब जो मीलों दूर जो है ना, अमेरिका चाहे विश्व में कहीं भी तो कुछ भी हो रहा है तो आज वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि आज हम 1 सेकेंड के अंदर मतलब 1 मिनट के अंदर में वो घटना को हम जानते हैं। तो यह समग्र विश्व के एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। मतलब ये पूरे वैश्वीकरण इसके नाम से ही स्पष्ट है, पूरे विश्व को एक बनाना है। तो इसके लिए एक मार्केट, एक हर चीज़ होना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक सब हित मतलब एक दूसरे से परस्पर निर्भरता होना चाहिए, हर एक देश का हर एक देश से। देखते हैं बाह्य प्रापण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। बाह्य प्रापण क्या है? वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया है और इसमें कंपनी किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है। अधिकांशतः अन्य देशों में जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, मतलब ये हुआ सेवा क्षेत्र, जैसे में हम अपने देश वैश्वीकरण के कारण ही मतलब यहाँ बैठे लोग अमेरिका में सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो वही बताना चाह रहा है बाह्य प्रापण क्या है। मतलब यहाँ की कंपनी संस्था नियमित दूसरे देशों में सेवाएं प्रदान कर रही है। तो पहले देश में ही वो भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा,
विज्ञापन सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों से आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रसार से अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया। मतलब अब यहाँ के बैठे लोग अब पूरा दुनिया में सेवा प्रदान कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, विज्ञापन हो रहा है, और इसी कारण विदेशों में इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की एक प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक संपादन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, ये सब न सेवाएं दी जा रही है रिकॉर्डिंग के माध्यम से विदेशों में। और ये शिक्षण संस्था है, यहाँ के डॉक्टर से मतलब सलाह, विचार विमर्श कुछ इत्यादि। यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों से सुपुर्द किए जाने लगा है। यहाँ के मतलब अब विदेशों में बैठे लोग यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं, यहाँ के बैठे लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है ना। और संचार व्यवस्था के विकसित होने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से तो और बढ़ी हुई। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक राष्ट्र की नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब एक राष्ट्र की नहीं, तो इसके नाम से स्पष्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो एक राष्ट्र की नहीं, अनेक देशों की कंपनियां, अनेक छोटी बड़ी कंपनियों भारत में सेवाएं प्रदान करने में लगी है। क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। मतलब जो कंपनियां देखती है कि लागत कहाँ कम हो और कहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो, तो लागत यहाँ पर श्रम लागत कम है, जिसके कारण यहाँ पर कंपनियां आती है। भारत में निम्न मजदूरी दर है, कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध है और सुधार उपरांत इसमें विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण एक गंतव्य बना दिया है। बाह्य प्रापण देखिए ना, अभी हम लोग एक देश से दूसरे देशों में सेवाएं प्रदान करना, उसे बाह्य प्रापण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पता क्या है? सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब था इसी कारण। बाह्य प्रापण एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखते हैं। WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले गैट था, व्यापार एवं सीमा शुल्क महासंधि। अब जो उसे बदल कर विश्व व्यापार संगठन का नाम दिया गया। इसकी स्थापना 1995 में की हुआ था। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में मतलब WTO की स्थापना 1995 में हुई और जो गैट था, जो गैट के स्थान पे WTO बनाया, तो गैट की स्थापना 1948 में 23 कंपनी ने मिलकर की थी। 23 कंपनी नहीं, 23 देश ने मिलकर 1948 में उसकी स्थापना की थी और 1995 में उसका नाम बदलकर WTO रखा गया। मतलब विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य यह रहता है कि कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं ना डाले, बाधाएं ना खड़ा करे। वो देखती है कि कोई देश का कौन सा नियम ला रहा है जिसमें व्यापार में बाधा आ रही है, तो उससे वो विश्व व्यापार देखते हैं।
ये दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब GDP का योगदान। आर्थिक सर्वेक्षण है 1980 से 91, 1992 से 1, 2002 से 7, 2007 से 12। और नीचे दिया हुआ है सकल वर्धित मूल्य का आकलन सकल घरेलू उत्पादन पर सहायकी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जाता है। सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी WTO का काम होता है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण को भी संरक्षण हो सके। मतलब पूरा देश में वो देखती है को व्यापार को संचालन करती है विश्व व्यापार संगठन, और यह संधि भी करती है द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु इनमें वस्तुओं के साथ सेवाओं का भी विनिमय को भी स्थान दिया जाता है। ऐसा सभी सदस्य देशों में प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटा कर तथा अपने मतलब कोई देश मतलब देखती है कि कौन देश है जो प्रतिबंध लगा रहा है, शुल्क लगा रहा है, तो वो अवरोध को हटाती है और बाजार को सदस्य देशों के लिए खोला जाता है। विश्व व्यापार संगठन एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों की संरक्षण हेतु न्यायपूर्ण विश्वस्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों को सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। मतलब विश्व व्यापार संगठन के कारण भारत जो है ना उनका सदस्य है, तो विश्व विकासशील है हमारा देश, तो यह विश्व स्तरीय व्यापार में न्यायपूर्ण व्यापार करती है और ये अपना पूरा पार्टिसिपेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मतलब के अनुसार चलती है। भारत में व्यापार के उदारीकरण की अन्य प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए हमने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों का आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत का सदस्यता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अधिकांश विकसित देशों के बीच ही होता है। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि कोई मतलब औचित्य ही नहीं है उनके साथ रहने का, क्योंकि वो सिर्फ विकसित देशों के ही बीच होता है उनका व्यापार। तो उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहाँ कृषि सहायता दिए जाने के लेकर शिकायत करते हैं, मतलब विकसित देश है ना, वो अपने देश में कृषि सहायता देने जाने के लेकर शिकायत करते हैं। वहीं विकासशील देश जो है अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे दोस्त विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने के प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों की छलने की व्यवस्था मात्र है? मतलब आपके सुझाव मांगते हैं कि वो सिर्फ विश्व व्यापार जो संगठन है वो सिर्फ विकसित देशों के बीच रहता है और उन्हीं के कहने पे करता है सब चीज़, तो ये सही है या गलत? और इसका समीक्षा देखते हैं। जो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण जो लगाया गया था उससे क्या परिणाम हुआ, उसका एक समीक्षा देखते हैं। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन, मतलब अर्थशास्त्री जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रहा है उसका मापन सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और 1991 के बाद भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। मतलब वो लागू किए जाने से सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई और 1980 और 91 में 5.65% से बढ़कर 2007-08 में 8.2% हो गई। मतलब 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर और 2007-12 में 8.2% हो गई। ये मतलब इतना बढ़ोतरी हुआ GDP में। तो आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि में वृद्धि में कमी आई। कृषि में वृद्धि नहीं हुआ। जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में कभी वृद्धि हुआ कभी कमी हुई।
वहीं सेवा क्षेत्र को में वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो सेवा क्षेत्र में हुई। इससे यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रों में वृद्धि के कारण हुई है। 2012 और 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। और जहां 2013 और 14 में कृषि में वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, मतलब वो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि सेवा क्षेत्र में हुई। वहीं बाद के वर्षों में इन क्षेत्रों की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014 और 15 में, मतलब सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आज भी जीडीपी का योगदान सेवा क्षेत्र का ही होता है। सेवा क्षेत्र है जो रोजगार सृजन कम करती है, लेकिन जीडीपी का योगदान ज़्यादा रहता है। और जो 2014 और 15 में सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि से अधिक थी। इस क्षेत्र में अब तक उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है सेवा क्षेत्र में। और औद्योगिक क्षेत्र में 2012 और 13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्येक विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। मतलब वो खुलने से भारतीय रिजर्व में विदेशी पैसा भी रहा और निवेश भी आया। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों सम्मिलित है। 1990 और 91 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जैसे 90-91 में अमेरिका का ये पैसा यहाँ 100 डॉलर था, तो अभी 30 बिलियन डॉलर है। पहले 100 मिलियन था, अब 30 बिलियन है। और 2018-19 में और भारत के विनिमय रिजर्व का आकार 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां बड़ा धारक माना जाता है। मतलब यहाँ पर विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां बड़े धारक माना जाता है 2011 के अनुसार। अब भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों, वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। इन समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी है। समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि से देश में रोजगार के पर्याप्त, मतलब समृद्धि हुई है लेकिन रोजगार सृजन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। तो जीडीपी तो होती है पर रोजगार नहीं है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे। जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें रोजगार के बारे में, समृद्धि के बारे में बताया जाएगा। देखते कृषि में सुधार कार्यक्रमों से कृषि में कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई है। मतलब उस आधारिक विकास नहीं हुआ है, जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, वो सब का ज़्यादा नहीं विकास हुआ है। हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति से भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती,
मतलब ये बता रहा है कमी किसके कारण हुआ, तो सहायकी तो पहले से कम कर दी गई जिसके कारण कम नहीं आया, और पहले से सीमा शुल्क कटौती की गई, कम जो होता है एमएसपी कम निर्धारण उससे कारण, और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक और प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कोई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत में किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्वातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। मतलब निर्यात के लिए नकदी फसलों पर ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके कारण खाद्यान्न, हमारे देश की खाद्यान्न में कमी आ रही है, तो दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार देखते हैं, तो कृषि में देखें तो उसमें सुधार नहीं हुआ है। मतलब सुधार, जीडीपी का योगदान कृषि में सबसे कम है, और उद्योग में सुधार देखते हैं। औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरता हुआ मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात, आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवास, मतलब सस्ता आयात हो रहा है और आधारिक संरचना में सरकार नहीं लगा रही है कुछ। आवासीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तु और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल लेने को बाद है। वैश्वीकरण हुआ तो अपने पूंजी और वस्तु को पूरे देशों में खोलने के लिए बाद है, और वो अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा और खतरा मोल लिया है। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशी के माल में बरोकटोक आगमन को सहज बनाकर गरीब देश के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ये सब प्रॉब्लम हुई है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों के विद्यमान उच्च पर अप्रशुल्क अवरोधों के कारण अनेक बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल रहा है। मतलब विकसित देशों के से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है। यदि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन के इनके आयातों पर अपनी कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। ये देखते हैं विनिवेश क्या है। बी इन्वेस्टमेंट। प्रतिवर्ष सरकार जो है ना सार्वजनिक उद्यम देखे ना किस दो प्रकार से कैसे निवेश प्राइवेटाइजेशन करती है, तो प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों को विनिवेश का कुछ टारगेट तय करती है। तो हमको इस सार्वजनिक क्षेत्र को कितना बेचना है, निजी आवासों को, और विनिवेश करना है। तो 1991 और 92 में भी सरकार ने विनिवेश की हुई थी, तो जिसमें 2500 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया था। तो सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ रुपए जुटा पाई थी। मतलब 2500 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3040 रुपये सरकार जुटा पाई थी। लक्ष्य से ज़्यादा हो गया। तो 2017-18 में लक्ष्य 1 लाख करोड़ का विनिवेश का था, और इनमें भी बढ़ोतरी हुई, 1,57,000 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया। न ही इस समाज, मतलब जो विनिवेश हुआ उससे जो पैसा मिला उससे सरकार खर्च नहीं कर रही, वो बता रहा है। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का निर्माण नहीं हुआ। मतलब आलोचक आलोचना करते हैं वैसे। औने पौने दाम पर बेचना मतलब जो जिस वस्तु का जो दाम है उस दाम के अनुसार ना बेचना। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्य कुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता यही परिसंपत्तियों की हिस्सों को बेचना है?
सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। आर्थिक सुधारों में सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना मतलब सुधार और राजकोषीय नीति में सरकार का कर को कम करती है और कर से मुक्ति दिलाती है। राजस्व संग्रह को बढ़ाने में नीतियों को यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिलता है। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यक्रमों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो निवेश करने के लिए जो विदेशी कंपनियाँ आती है तो उसके लिए सरकार कुछ छूट देती है, कुछ रियायतें देती है, कुछ लुभावना मतलब छूट देती है, जो जिसके कारण यहाँ अभी निवेश करे। इन सब का विकास और जल कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष चैप्टर का पढ़ते हैं। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जो हुआ उसके कारण सकारात्मक भी हुआ है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच मतलब वैश्वीकरण को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि हमें विश्व बाजार तक पहुंचने की मतलब पहुंचने के लिए रास्ता खुला। तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर मिला। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बना। और दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजार पर कब्जा करने की साजिश है। कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण का परिणाम यह है कि जो विकसित देश और विकासशील देश के बाजारों पर कब्जा करने के लिए सिर्फ साजिश है। इसके अनुसार वैश्वीकरण के गरीबी देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान में भी खतरे में पड़ गई है। वैश्वीकरण से के कारण हमारे देश की लोगों का कल्याण तथा पहचान खतरा में पड़ गया है। वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ये पड़ा है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच खाई और विस्तृत हो गई है। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि खाई हो गया है, मतलब विभिन्न देशों और जन समुदाय के बीच। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अन्य अध्ययनों से यह निष्कर्ष है कि भारत में 1990 का वित्तीय संकट उनकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। यहाँ पर जो नीतियाँ लागू गई थी उन्हीं का मतलब परिणाम था, जो 1991 में संकट आई थी। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों में उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया तथा सारी समृद्धि कुछ इने गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि, कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश में करोड़ों लोगों का रोजगार सृजन करती है, इनमें सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इस चैप्टर का देखते हैं रिवीजन टाइप का, इसको भी पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 1991 के पहले का बात बता रहा है। तो फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ी और उसके लिए सरकार को कुछ उनकी शर्तें थी, उनको मानना पड़ा। भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों का आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से मुख्य सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और निजी उद्यमियों को प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियाँ अपनाई गई। निजीकरण को मतलब जगह दिया गया, आओ तुम भी आओ, सरकार कुछ बेच दी, मतलब निजी लोगों को जाओ तुम भी जाओ,
अपना मतलब अपना उद्योग स्थापित करो। और वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। मतलब उदारीकरण और निजीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव वैश्वीकरण है। इसका अर्थ है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से बेहतर जोड़ना है। बाह्य प्रापण, बाहरी देशों में व्यावसायिक सेवाओं को प्राप्ति उदीयमान व्यापारिक गतिविधियाँ है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर में संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो। मतलब विश्व व्यापार पूरे देश में व्यापार को संचालित करती है और वो देखती है कि कौन व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया और उस पर्यावरण के अनुसार मतलब वो व्यापार करने के लिए कहती है। तो सुधारों में कृषि को तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन सार्वजनिक निवेश में निश्चित ही कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश में कमी और सस्ती आयात की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कल सेकेंड चैप्टर। ये तो थर्ड चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।